हेलो दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं डीपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके पहले हम लोगों ने देखा था किस तरीके से बंगाल विजय का अभियान होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के पहले अगर आपने लाइक बटन को क्लिक नहीं किया है तो आप उसे क्लिक कर दें, क्योंकि जो हमारे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएँ तो आपको स्टार्ट टू एंड हिस्ट्री के सारे टॉपिक मिलेंगे। जो पॉलिटी हैं, जोग्राफी हैं, उनके सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 2 महीने के अंदर लगभग सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो समीक्षा के अधिकारी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस परीक्षा के एग्ज़ाम हो या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो। तो वो सारे एग्ज़ाम आपके लगभग 2 महीने के अंदर में होने वाले हैं। ये पूरा सिलेबस मैं आपको इन 2 महीनों के बीच में समाप्त करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। और पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़ते जाइए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। जब हमने पढ़ा इसके पहले वीडियो में तो उसमें हमने देखा अंग्रेज़ों ने कितने स्मार्ट तरीके से बंगाल पर विजय पाई। जहां एक कूटनीतिक सफलता उन्होंने पाई प्लासी के युद्ध में, तो वहीं बक्सर के युद्ध में उनकी शक्ति भी दिखाई देती है। उस युद्ध के ठीक बाद जब बंगाल की तरफ वो मैसूर की तरफ बढ़ते हैं तो मैसूर में एक वाडियार वंश था, राजवंश था। वहाँ की स्थिति क्या थी उन पर पहले डालेंगे नज़र, कौन से शासक थे। उसके बाद एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सर्वाधिक क्वेश्चन आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके किसके बीच में और कब कब लड़ा गया, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि वाडियार वंश की स्थापना कब होती है। तो मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना 1612 ईस्वी में होती है। अगर आप भारत के दक्षिणी भाग में देखें तो जो मैसूर का हिस्सा था वो दक्षिण में था, तो ये मैसूर थे, और इधर जो थे वो मराठे थे, और इधर का जो हिस्सा था वो निजाम का हिस्सा था। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी जो कड़ी है वो इन्हीं तीनों के बीच में चलेगी, और इनमें 2 अलग से आ जाते हैं। एक आ जाते हैं अंग्रेज़ और दूसरे आ जाते हैं फ्रांसीसी। तो आप देखेंगे कि जो कुल मिला के सारे युद्ध की गणित है वो इतने के बीच में ही घूमती है कि कब किसके बीच में युद्ध हो रहा है। इसमें जो शतरंज की मोहरें होती हैं वो मराठे और निजाम होते हैं, चलने वाले अंग्रेज और फ्रांसीसी होते हैं, पिटता कौन है? मैसूर। तो आप देखिए एक तरीके से जो इस क्षेत्र में जो मैसूर है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1612 ईस्वी में जो ये वाडियार राजवंश है उसकी स्थापना होती है। इसमें एक शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज, इनके 2 मंत्री होते हैं, इन्हीं यही पूरा कार्यभार लगभग देखते हैं। उनका नाम होता है नंदराज और देवराज। तो नंदराज के ही अंडर में एक आते हैं हैदर अली, जो कि नियुक्त किए जाते हैं सेनापति के तौर पर। और हैदर अली अपनी प्रतिभा के वजह से काफ़ी ऊपर के पद पर आते हैं और 1761 में गद्दी पर बैठते हैं। ये शासक जब नंदराज के साथ यानी चिक्का कृष्णराज के समय ही इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो डिंडीगुल में 1755 में किसने करी थी? हैदर अली ने। तो आप देखेंगे कि जो आपको इतिहास पढ़ना है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान का ही पढ़ना है, जो कि टीपू सुल्तान इनके पुत्र हैं। तो इनके प्रमुख कार्य क्या हैं उनको देख लेते हैं। इनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है मैसूर से। उसके बाद इनका दूसरा कार्य होता है कि श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाते हैं। पहले क्या होती है मैसूर, तो मैसूर से राजधानी बनाते हैं श्रीरंगपट्टनम। तो अब आप देखेंगे कि मेनली जो इनके जो घटनाक्रम घटित होंगे वो श्रीरंगपट्टनम में होंगे। इनकी खास बात ये थी कि हैदर अली जो हैं बहुत ही सहिष्णु शासक थे। इनका जो साम्राज्य था वो विस्तृत था और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रभावित। इन्होंने हिंदू धर्म था उनको भी काफ़ी समर्थन दिया। इवन जो तांबे और सोने के सिक्के थे उन पर शिव, पार्वती, विष्णु आदि देवी देवताओं की मूर्तियों को भी इन्होंने प्रचलन में लाया। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वह दक्षिण भारतीय शासक था जिसने न केवल हिंदू राजाओं का समर्थन किया, हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए सिक्कों का प्रचलन किया और फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो वो कोई और नहीं, हैदर अली। तो हैदर अली का कार्यकाल 1761 से लेकर 1782 में। आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पोटानोवा के युद्ध में, जो पोटानोवा का युद्ध है 1782 में, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो इनका कार्यकाल 1761 से लेकर 1782 तक है। तो एक डेट याद कर लें यहाँ, 1782 में इनकी मृत्यु होती है। 1782 याद होते ही आपको याद हो जाएगा पोटानोवा का युद्ध, और याद हो जाना चाहिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही हैदर अली की मृत्यु
हुई थी। देखिए जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद होते जाएंगे। तो 1782 से हैदर अली से आपको क्या याद हुआ, द्वितीय मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु होती है। पोटानोवा का युद्ध 1782 में होता है। इतनी 3 बातें अगर आपको याद हो गई तो आपको इस टेबल से भी और भी बातें याद करनी है। आइए आगे देखते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, इसके बाद युद्ध जारी रखते हैं इनके पुत्र टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो आते हैं वो बहुत ही योग्य शासक होता है। टीपू सुल्तान के अंदर दूरदर्शिता बहुत थी। आज के अगर टीपू सुल्तान आज शासक के तौर पर एक संस्थापक के रूप में होते अगर भारत में, तो अंग्रेजों को वो कब का बाहर खदेड़ चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य भारत का कि यहाँ पर मराठों और निज़ाम ने कभी उनका सहयोग नहीं दिया। तो इसीलिए ये देखने को आपको मिलेगा क्या क्या बातें ऐसी परिलक्षित होती हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की प्रमुख बातें क्या थीं। तो देखिए आपको यहाँ कुछ बिंदु हमने लिखे हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो ये ऐसे दक्षिण भारतीय शासक थे जिन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया। इन्होंने मॉडर्न तौर तरीके अपनाए शासन के, ये बिल्कुल भी किसी प्रकार परंपरावादी नहीं थे। आधुनिक तरीकों से दूध भेजना दूसरे देशों में, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस, इन सभी में इन्होंने अपने राजदूत भेजे, उनसे राजनयिक संबंध स्थापित किए। आप सोचिए एक छोटे से राज्य का शासक कितना दूरदर्शी हो सकता है उस समय में। इसके बाद आप देखेंगे तो 1782 से 1799 का जिनका कार्यकाल है, इसमें फ्रांस में क्रांति होती है, माफ़ कीजिएगा, फ्रांस में क्रांति होती है 1789 में। तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को लेकर के बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जहाँ पर जो क्लब स्थापित हुए थे जैकोबिन क्लब, तो ये जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है, उसका सदस्य बनता है। ये एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी वो श्रीरंगपट्टनम में लगाता है। तो इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर थी कि हमें स्वतंत्र रहना है। मैं अपने आप को नागरिक टीपू कहता था, यानी कि उसको आधुनिक लोकतंत्र के लगभग सभी गुण उसके अंदर थे। तो उसके अंदर वो सारी बातें नहीं थी जो एक शासक में होनी चाहिए। नाप तौल के आधुनिक पैमाने उसने अप्लाई किए, आधुनिक कैलेंडर उसने जारी किया। तो आप देखिए कि टीपू सुल्तान से संबंधित जो प्रमुख बातें थी, एक अच्छे शासक के, आधुनिक शासक के सभी गुण टीपू सुल्तान में पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हमारे मैसूर से क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आंग्ल मैसूर युद्ध के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको इसके डिस्कस किया। अब आप देखिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है और कब कब किसके बीच में होता है, किस संधि के तहत समाप्त होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दरअसल जब वो बंगाल का विजय, आप देखेंगे इंडिया के मैप पे, ये हमने आपको बनाया था, तो जब वो बंगाल के क्षेत्र में इनका हो जाता है यहाँ पर कब्जा 1764 में, जब ये बक्सर के युद्ध में वो इलाहाबाद की संधि हो जाती है और इस क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा उनको दीवानी मिल जाती है, इस क्षेत्र में उनका आधिपत्य हो जाता है, तब वो आते हैं मैसूर की तरफ और मैसूर में वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। उस समय शासक कौन होते हैं यहाँ पर? हैदर अली। तो आपको याद रहे कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें शासक कौन थे? हैदर अली। हैदर अली बहुत योग्य शासक थे। दरअसल होता क्या है कि हैदर अली इस समय हैदर अली ने क्या किया कि मराठों और निजाम को अपने साथ में मिला लिया। तो इस युद्ध में मराठे, निजाम और मैसूर तीनों एक तरफ थे। तीनों एक तरफ होने की वजह से अंग्रेजों की पराजय होती है। तो पहला एक ऐसा आप युद्ध देखेंगे जिसमें अंग्रेजों की पराजय होती है। तो ये कब हुआ था, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1767 से 1769 इसकी तिथि है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। अब आपको याद रहेगा कि इसमें कौन शासक था? हैदर अली। इसके बाद शासक कौन रहेगा? हैदर अली रहेगा, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका पुत्र आ जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान। फिर आगे टीपू सुल्तान ही रहेगा। तो सुल्तान वाला जो कॉलम है वो आपको याद रहेगा, ठीक है। हैदर अली, उसके बाद हैदर अली आएगा, लेकिन यहाँ इसकी मृत्यु हो जाएगी 1782 में, और टीपू सुल्तान उसके बाद 1782 से आ जाता है, 1799 तक रहेगा, जहाँ पर युद्ध होके वो मारा जाता है और वो समाप्त हो जाता है। तो ईयर आपको याद करना है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 युद्ध होते हैं ये कुल, ये आपको याद है। अब इनमें द्वितीय युद्ध में पोटानोवा का युद्ध हुआ, ये क्रम पूछा जा सकता है, कब हुआ? तो आप हैदर अली की मृत्यु का वर्ष याद रखें 1782 में। तो ये वाला कॉलम आपको याद हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले में क्या हुआ, तो दिमाग दौड़ाइए कि हैदर अली से युद्ध हुआ होगा, तो बंगाल में उस समय जो अस्थायी गवर्नर था पूरे भारत के लिए तो नहीं था, तो कौन थे? बंगाल के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेरेलस थे। तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से आते हैं। तो आपको जो याद रखना है गवर्नर, वो द्वितीय के, तृतीय के और चतुर्थ के याद रखने हैं।
तो पहले वाले जो हैं वो लॉर्ड वेरेलस्ट हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप दूसरा तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब आपको ये सुल्तान याद हो गए, गवर्नर पे भी हम लोग और फिर से देख लेंगे। वर्ष में आइए देखते हैं, 1767 से 1769 में इनका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो इसमें जीतते कौन हैं? तो इसमें हैदर अली की विजय होती है, हैदर अली विजयी होते हैं। और परास्त कौन होते हैं? तो अंग्रेज। अंग्रेज जब परास्त होंगे तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, जब भी वो परास्त होने लगते थे तो वो हारते नहीं थे पूरी तरीके से कि बंदी बन जाएं, वो किस पर आ जाते थे? संधि पर। तो वो क्या करते हैं? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि भारतीय इतिहास में एक ऐसी संधि है जिसकी शर्तें भारतीय शासक तय करता है। तो ये इतिहास का एक सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी संधि है जब अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय शासक के शर्तों पर उन्हें अपनी संधि करनी पड़ी, तो वो है मद्रास की संधि। अब इस वर्ष का जो युद्ध का अंतिम वर्ष है 1769, वही संधि का होगा वर्ष। तो आप याद रखें कि मद्रास की संधि कब हुई? 1769। अगर आपको ये याद है 1769, तो आप 2 साल पहले इसका याद कर लें 1767। तो 1767 से 1769 के बीच में युद्ध हुआ और 69 में मद्रास की संधि हो जाती है। मद्रास की संधि के साथ होता क्या है कि हैदर अली शर्तें रखता है और जो जीते हुए राज्य होते हैं एक दूसरे को वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन इस पर अंग्रेजों को बहुत धक्का लगता है। अभी आप देखें 1769 कितने वर्ष हुए? 1764 में जब वो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं तो उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना को परास्त किया था और उनकी एक धमक आ गई थी पूरे भारत में कि अंग्रेज किसी से हारेंगे नहीं। वहीं हैदर अली एक ऐसा शासक आता है जो इनको पराजित कर देता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ है भारत में, जो अंग्रेजों को ये दिखाता है कि भारतीय शासकों में वो गुण है जो अंग्रेजों को रोक सकते थे। तो उस समय लेकिन क्या था कि उस समय मराठे और निजाम ने, हैदर अली ने अपनी कूटनीति से उनको मिला रखा था। तो होता क्या है कि इस तरीके से इसमें हैदर अली विजयी होता है, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो संधि कर लेते हैं मद्रास की संधि 1769 में। और इसमें एक शर्त ये निहित की जाती है कि जब भी हैदर अली पर कोई आक्रमण करेगा, चाहे मराठे करेंगे, निजाम करेगा, कोई भी पड़ोसी शासक करेगा, तो अंग्रेजों को उनकी मदद करनी होगी, ये शर्त थी। तो अंग्रेज तो इसको, वो तो वचन तो देने को तैयार ही हो जाते कि ठीक है हम मदद करेंगे, लेकिन वो वचन का पालन कहाँ करते। तो आप देखेंगे कि दूसरा जो युद्ध होता है वो इसी वजह से होता है कि मराठे जब हैदर अली पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज क्या फिर मदद करने आएंगे? कभी नहीं, वो नहीं आए। और जब नहीं आए तो हैदर अली नाराज हो जाता है, फिर से युद्ध की स्थिति हो जाती है। और जब युद्ध की स्थिति होती है तो होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका समय क्या होगा? तो अब देखिए, इसका समय है 1780 से 84। आपको ईयर थोड़ा सा याद रखना होगा, अगर ईयर याद होगा तो सबके अंतिम आपको संधि वर्ष भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो 1769 में हुआ, 1784 में ये युद्ध होता है। 1780 से 1784 में होता ये है कि इसमें हैदर अली युद्ध के लिए आते हैं, लेकिन अंग्रेज इस बार उस जो इनका त्रिगुट संधि था उसको बिखेर देते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाने की वजह से होता यह है कि हैदर अली परास्त होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में पोटानोवा के युद्ध में। और लेकिन ये युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता, इसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान उस युद्ध के मोर्चे को संभालता है, युद्ध लड़ता है, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर होते हैं। दोनों के बीच में भयानक युद्ध होने के बावजूद होता यह है कि लगभग बराबर की स्थिति होती है, लेकिन इनमें जो शर्तें होती हैं वो बहुत किसी के फायदे में नहीं होती हैं। इवन दोनों के अपने अपने विजयी क्षेत्र एक दूसरे को वापस मिल जाते हैं। तो ऐसे में संधि होती है मंगलौर की संधि, क्योंकि इसमें लगभग कुछ जगहों पर ये मैसूर टीपू सुल्तान आगे विजयी होते हैं तो कुछ जगहों पर अंग्रेज, तो ऐसे में मंगलौर की संधि हो जाती है। देखिए, आपको बता दें कि जहाँ भी अंग्रेजों को पूरा फायदा नहीं मिलता था वो संधि कर लेते थे और बाद में अपनी शक्तियों को मजबूत करते और फिर उसके बाद अटैक करते और उसके बाद उसमें विजय हासिल कर लेते। तो आप देखेंगे कि मद्रास, फिर मंगलौर, मद्रास, मंगलौर, मद्रास, मंगलौर। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि पहले कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि, उसके बाद मंगलौर की संधि। अब इसके बाद जो उनकी राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, क्यों होगी, अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो मंगलौर की संधि के तहत दोनों को विजयी क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं, लेकिन दोनों इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। टीपू सुल्तान को भी ये बात पता है कि ये कुछ ही समय के लिए शर्तें हैं, धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बनी रहती है। और होता यह है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय आता है 1790 से 92, 80 में यह है, 92 में यह है। तो 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से
1792। इसमें अब शासक कौन होगा? हैदर अली की तो मृत्यु हो चुकी है, टीपू सुल्तान ने पहले ही मोर्चा संभाल रखा है। अब यहाँ पर रहेंगे कौन शासक? टीपू सुल्तान। गवर्नर कौन आएंगे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं। दूसरी में कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इसके बाद कौन आता है गवर्नर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। अब होता यह है कि इसमें जो टीपू सुल्तान है, इसमें भी जो मराठे हैं और निज़ाम हैं वो इनका सहयोग नहीं करते हैं। कहीं पर सहयोग मिलता है, कहीं पर नहीं, और अंग्रेज जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इन दोनों के साथ मिल करके टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में घेर लिया। ये दुर्ग में घिर जाता है, तो ये मजबूर होकर के ये टीपू सुल्तान संधि कर लेता है श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम में ही जो इनका दुर्ग था उसी में ये बंदी बन जाते हैं। तो बंदी बनने के बाद ये संधि कर लेते हैं। अब देखिए संधि की शर्तें किसके पक्ष में होंगी? अंग्रेजों के। तो होता क्या है कि इतनी शर्मनाक शर्तें रखी जाती हैं जिसमें लगभग इनसे काफ़ी 3 करोड़ रुपए की राशि इनसे मुआवजे के तौर पे ले ली जाती है, इनसे आधा राज्य ले लिया जाता है, और राशि तुरंत न देने की वजह से इनके दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया जाता है कि आप पहले पूरी राशि दें, उसके बाद आपके पुत्रों को छोड़ा जाएगा। तो बहुत ही अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान के साथ होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हो जाती है। उसके बाद देखिए जब इस तरीके की संधि होगी तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होना तय था, क्योंकि टीपू सुल्तान को ये कतई बर्दाश्त नहीं था। 1799 में जो युद्ध होता है तो 1799 में लॉर्ड वेलीजली आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन शासक था? तो वास्तव में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जामशोर आते हैं, लेकिन वो मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलीजली। तो लॉर्ड वेलीजली मैसूर को कहते हैं बहुत युद्ध हुआ, अब आप सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए। तो लॉर्ड वेलीजली ने प्रस्ताव भेजा टीपू सुल्तान के पास कि अब आप सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो टीपू सुल्तान इतना योग्य शासक हो, क्या वो अंग्रेजों की शर्तों को इस तरीके से मान लेगा? वो अपने दम पर लड़ना चाहता था, उसने कभी भी हार नहीं मानी, और उसने अंततः वहाँ भी हार नहीं मानी, उसने सहायक संधि की शर्तों को अस्वीकार कर दिया। तो होता क्या है, युद्ध की स्थिति होती है 1799 में। टीपू इसमें होता यह है कि मराठे और निज़ाम अंग्रेजी सेना के साथ श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और टीपू सुल्तान लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर मारा जाता है। ये स्थिति ये दिखाती है किस प्रकार एक भारतीय शासक जो कि योग्य शासक था, भारत के ही गद्दारों की वजह से, जो इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, उसकी वजह से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर होता यह है कि मैसूर का जो क्षेत्र था, कुछ भाग मराठों को दिया जाता है, कुछ भाग निज़ाम को दिया जाता है, कुछ भाग पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। और इसके बाद इन्हीं का एक 2 वर्षीय थे, उसका नाम था कृष्णराज। तो 2 वर्षीय बालक थे वाडियार वंश के ही जो शासक थे। तो 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। जो टीपू सुल्तान के 2 पुत्र होते हैं उनको पेंशन दे दी जाती है और उनको बैठा दिया जाता है और इन पर सहायक संधि थोप दी जाती है। तो आप देखें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्या बातें होती हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी जाती है, कृष्णराज एक 2 वर्षीय बालक हैं वाडियार राजवंश के, उन्हीं को बनाया जाता है शासक। इस प्रकार मैसूर को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि बंगाल के बाद मैसूर पर भी वो उनका आधिपत्य हो जाता है। अब आप देखिए कि जो मराठे और निज़ाम इस मैसूर को जीतने में मदद करते हैं, क्या वो बचे रहेंगे मराठे? अब इनका जो ये अंग्रेज हैं वो बहुत स्मार्ट तरीके से आते हैं और वो मराठों में फूट डालते हैं और उसके बाद इस क्षेत्र पर वो कब्जा करेंगे। तो आइए इसके अगले पड़ाव में हम लोग देखेंगे कि मराठों पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं अंग्रेज और कैसे भारत के इतने पूरे हिस्से पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो जाता है। तो पहले पढ़ा हमने बंगाल, आज पढ़ा हमने मैसूर, इसके बाद पढ़ेंगे मराठे। तो पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको हिस्ट्री नहीं समझ में आती है। वास्तव में इसको पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस हल होंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो मराठों का है, मराठों के आंग्ल मराठा संघर्ष के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी मन लगा कर करिए। गुड बाय।